नासा का मिशन अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते और सच्चाई भी यही है। नासा अपने साइंटिस्ट्स और स्पेस क्राफ्ट्स को स्पेस और उनके अंतिम छोर तक भेजता है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में हम नहीं, आगे क्या दिखाई देगा? वो क्या है? वहां तो कुछ भी हो सकता है, पर हम ये नहीं जानते कि अगली चट्टान के उस पार क्या हो सकता है। दूर दराज अनोखी घटनाएं। इसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस बड़े चौंकाने वाले होते हैं। ये साइंस के इतिहास में हुई सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। क्या नासा इंसान के उस सबसे बड़े अचीवमेंट को शक के दायरे में ला सकते हैं? असली जिंदगी में हुआ तीसरी दुनिया से आमना सामना। एक असली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। गवर्नमेंट ने उसके बारे में झूठ बोला। उससे सब कुछ बदल गया। नासा के मिशंस में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई। ओके, हमें वहाँ कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। ये हैं नासाज अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। नासा के स्पेस इंजीनियर जॉन शूसलर ने बहुत खुफिया फाइल्स की जांच की थी। जॉन शूसलर का मकसद था सबूत ढूंढना, ऐसे सबूत जिनसे साबित में एक यूएफओ की जांच के लिए बुलाया गया। एक असली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और गवर्नमेंट ने उसके बारे में झूठ बोला। मैं तो उसे आज भी एक बड़ा ही इंट्रिगिंग ओपन केस मानता हूं। 29 दिसंबर सन 1980 रात के 9 बजे बेटी की एक सुनसान सड़क पर कहीं जा रही थी। बेटी के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड विकी लैंडम और विकी का 7 साल का ग्रैंडसन कोल भी था। जब वो आ रही तभी अचानक उन्होंने आसमान में एक जलती हुई चीज देखी। वो तेज रोशनी सड़क से करीब 20 मीटर ऊपर मंडरा रही थी। उसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई और बेटी ने जोर से तो उस ऑब्जेक्ट से करीब 40 मीटर पहले रुक पाई। वो उसको अच्छी तरह देखने के लिए कार से बाहर निकली, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर जल रहा है। उनके अलावा विकी और महसूस हो रही। उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, जो बड़ी अजीब बात थी। टेक्सास में गर्मी तो पड़ती है, लेकिन उतनी भी नहीं। जब बेटी कार में बैठने की कोशिश करने लगी, अचानक ही आसमान में हेलीकॉप्टर्स आ गए। ये कौन है? ये तो सेना के लग रहे हैं। वो या तो उस ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहे थे, पीछे हेलीकॉप्टर्स आए कहां से थे? वो वहां क्या कर रहे थे? उन्हें कैसे पता लगा कि उन्हें वहां जाना है? सदमे की हालत में वो अपने घर लौट आई। बेटी कैश की तबीयत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। उनके बाल पैचेस में निकलने लगे। फिर वो एक डॉक्टर से मिली, जिन्होंने कहा कि आप तरह का रिएक्शन हुआ है जो हिरोशिमा और नागासाकी के उन लोगों के साथ हुआ था जो उस एटम बॉम्ब के धमाके के बाद फौरन उसका शिकार नहीं बने थे। हम कैसे बताते कि उनके साथ क्या हुआ है? उनके अंदर विशन की। जब बेटी कैश हॉस्पिटल से बाहर आई, तब उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बीमारी का पता लगाकर रहेंगी। उन्होंने मदद के लिए नासा को फोन किया कि उस इंसिडेंट से नासा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने एक इंजीनियर जॉन शूसलर का कांटेक्ट दे दिया, जो उस वक्त प्रोजेक्ट विजिट ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यूएफओ फिनोमेनन बिल्कुल सही है। जब विकी और बेटी ने वहां फोन करके बताया कि उनके साथ लगा कि वो जिस सड़क की बात कर रही थी उसे खोदा गया था और वहां उस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही ताजा एशफॉल्ट डाला गया था। शूसलर वहां रेडिएशन के वो साइंस ढूंढ रहे, कुछ भी नहीं मिला। मगर इस बात से घबराए बिना शूसलर ने हेलीकॉप्टर वाले एंगल पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने लोकल मिलिट्री बेसिस से पता लगाना और टेक्सास के सभी लोगों ने कहा कि उस रात वहां कोई भी हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ा रहा था। उन्होंने कहा हमारे यहां से तो कोई नहीं गया था, और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। की इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आ चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि वो हेलीकॉप्टर। कई साल बाद डॉक्टर विलियम बर्न्स ने भी उस घटना की जांच की। उन्हें पता लगा कि प्रेसिडेंट कार्टर ने अपनी प्रेसिडेंसी के एक सीक्रेट स्टेल्थ। बर्न्स मान रहे थे कि बेटी का वो एनकाउंटर असल में एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट से जुड़ा था। उस वक्त एक्सपेरिमेंट किया
न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरहीटेड हो गया, उसमें आग लग गई और इस बात का डर था कि वो पिघल जाएगा। तब उन्होंने एक टॉप सीक्रेट हेलीकॉप्टर यूनिट को उस रिएक्टर ऑफ मैक्सिको में पानी में डालना था। लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स इस बात से कन्विंस्ड नहीं थे। इस बात से जितने जवाब नहीं मिले उससे ज्यादा सवाल खड़े। सीक्रेट ऐसा नहीं लगता। मैंने न्यूक्लियर एयरप्लेन्स पर काम किया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्लेन टेक्सास के ऊपर उड़ रहा था। हो सकता है कि बेट भी जो शूसलर को कभी नहीं मिला। वहाँ कुछ तो अनोखा हुआ था। वो एक असली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था और गवर्नमेंट ने भी झूठ बोला। शूसलर भी मानते थे कि बेटी ने उस रात एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम के माइक्रोवेव्स को देखा था। लेकिन जब तक मिलिट्री नई इंफॉर्मेशन नहीं देती, तब तक बेटी, विकी और कोल्बी के साथ हुआ वो हादसा एक रहस्य ही बना रहेगा। सन 1972 में इंसान के फाइनल लूनर मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने आज तक के इतिहास में कुछ सबसे हैरत अंगेज वो फोटोज तो आइकॉनिक है। अपोलो कलेक्शन के वो सारे फोटोग्राफ्स कमाल के हैं। लेकिन नासा को यह नहीं मालूम था कि उन इमेजेस से आज तक की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थियरी का भी। अपोलो फेकरी के मामले में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है कि वो फोटोग्राफ्स विश्वसनीय नहीं है। नासा ने आइकॉनिक इमेजेस दी जिसे हम अपना घर कहते हैं, हमें स्पेस ट्रैवल का सच दिखाया और दूसरे वर्ल्ड्स की सरफेस दिखाई। हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो तस्वीरें एक सिनिस्टर कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं। एक खतरनाक लूनर वैली में अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट हैरिसन जैक श्मिट नासा के इतिहास के एक सबसे डिमांडिंग मिशन पर दिन रात काम कर रहे हैं। स्पेस में टाइम बड़ा ही अहम बन जाता है। वहां टाइम बढ़ता जाता है और हमें अपना वो काम पूरा करना होता है जिसके लिए हमें भेजा गया है। पर हम ये नहीं जानते कि अगली चट्टान के उस पार क्या हो सकता है। कोई नहीं, नासा का फाइनल मैन्ड मून मिशन है। अगर लूनर साइंटिस्ट्स को वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत थी, तो उन्हें शायद दूसरा मौका भी कभी नहीं मिल पाता। वो चांस था। उसके लिए उन्हें लूनर मॉड्यूल से काफी दूर जाना था। वो मून की सतह पर सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले थे। वो एक अल्टीमेट मिशन था। उस इंटेंस वर्क शेड्यूल में भी श्मिट ने लेने लगाया। उस बात ने कई ऑब्जर्वर्स को चौंका दिया, लेकिन उन्होंने जो पिक्चर्स ली वो कमाल की हैं। वो फोटोज तो आइकॉनिक है। इनफैक्ट हम जिस ब्लू मार्बल को देख रहे हैं वो दुनिया के इतिहास की फोटोज है। अपोलो कलेक्शन के वो सारे फोटोग्राफ्स कमाल के हैं कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से लिया गया है और वो बहुत सुंदर भी है। वो फोटोज लिए गए थे पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर ताकि इंटरेस्ट फिर से बढ़ाएं, और ऐसा हुआ भी, लेकिन वैसे नहीं जैसे नासा चाहती थी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नासा कभी मून पर गया ही नहीं था, चढ़ाकर किया गया मजाक था। और श्मिट की वो फोटोज भी उस कंस्पिरेसी थियरी का एक बड़ा हिस्सा हैं। अपोलो फेकरी के मामले में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है कि वो की बात यह है कि मून पर लिए गए फोटोग्राफ्स में एक भी तारा नहीं। नॉर्मल शटल फ्लाइट कंट्रोलर जेम्स ओबर्ग ने बताया कि उन फोटोज इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स ने मून की यूनिक लाइट कंडीशंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए कैमरा सेटिंग्स को एडजस्ट किया था। लूनर सरफेस पर ब्राइट सनलाइट में हमारे कैमरा की लाइट सेंसिटिविटी इतनी कम हो तो रजिस्टर नहीं कर पाती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस सरफेस पर कैमरा एडजस्टमेंट्स जरूरी हैं, और हमने तो वहां सिर्फ कैमरे का अपर्चर ही बदला था। 3 इमेजेस के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें कई तरफ से लाइट आ रही है, जब लाइट है सूरज। आगे देखेंगे क्या यूटा डेजर्ट में मिला एक अनोखा मटेरियल उस लाइफ फॉर्म का सबूत हो सकता है। 18 साइट्स मिली हैं जहां आउटर स्पेस से विजिटर्स आते थे। सभी कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स जो ये मानते हैं बहुत बड़ी जालसाजी थी, वो इस ओर जरूर इशारा करते हैं। शैडो कॉन्स्पिरेसी। आप भी देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट का शैडो लेफ्ट साइड में जा रहा है, जबकि इस तरफ से उसे इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि ऐसा किसी साउंड स्टेज पर होता है जहां एक ही जगह पर मल्टीपल लाइट्स डाली जाती हैं। हो सकता है कि कंस्पिरेसी थियरी बात नहीं है,
हमें नहीं भूलना चाहिए कि मून की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज बड़ी अनयूजुअल हैं और शायद उन्हीं की वजह से ये मल्टी डायरन रहे हों। हम हाई बैक स्कैटर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मून की बड़ी ही ब्राइट व्हाइट सरफेसेस मिरर की तरह काम करती हैं, सोर्स से आने वाले एंगल्स पर रिफ्लेक्ट कर देती हैं और इस वजह से उस सरफेस से बड़ा ही ब्राइट रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो लाइट को कई सोर्स से देती है। क्या ये नहीं हो सकता कि मून की रिफ्लेक्टिव पावर से वो मल्टी डायरेक्शनल शैडोज बन रहे हों? लेकिन इससे एक बड़ी अहम डिटेल, मल्टीपल एंगल से लाइट मिल रही थी, तो फिर वहां बन रहे सबसे स्ट्रॉन्ग शैडोज के हिसाब से तो वहां हर एक के एक से ज्यादा शैडो होने चाहिए थे। कि ऐसा नहीं है, इसकी वजह कोई और होगी। जब हम रॉ फोटोग्राफिक इमेज को देखते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि उसे एक एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंस से लिया गया इफेक्ट बनता है। वो पिक्चर को कर्व कर देता है और सारे शैडोज एक सेंट्रल फोकल पॉइंट में सिमट जाते हैं। वो उनकी दिशा बदल देता कि उन्हें ऊपर से देखने पर वो एक दूसरे की लाइन में ही नजर आती हैं। वो इमेजेस अपोलो 17 के मून से 20 साल बाद ली गई थी और ये इस बात का सबूत है कि उसने वहां सचमुच लैंड किया था। हमारे पास अब लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पिक्चर्स भी हैं, जो बड़े हाई रिजोल्यूशन में दिखाती हैं कि वहीं बदला है। वहां ट्रैक्स हैं, हमें वहां रोवर भी नजर आता है और झंडा भी है। अमेरिका का झंडा आज भी वहां है और उसका शैडो भी बन रहा है। इंसान का ये छोटा सा कदम इंसानियत के लिए बड़ी लम्हे है। नासा अक्सर एलियन एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करती है जहां शायद नॉर्मल रूल्स नहीं लागू होते, लेकिन जब तक हमें नासा के किसी भी काम में इंटेंसिटीज दिखती रहेंगी तब तक कंस्पिरेसी थियरीज भी आती रहेंगी। वो फ्लाइट्स असली थी, लोग असली थे, सारी मशीनरी असली थी, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिस कह सके कि ये एक स्कैम है। कुछ रिमोट डेजर्ट लोकेशंस पर साइंटिस्ट्स को एक ऐसी चीज मिली है जिसे वो नहीं समझ पा रहे। वो एक बड़ी अनोखी है। वो कोटिंग पृथ्वी के किसी भी ऐसे नेचुरल प्रोसेस से नहीं की गई है जिसके बारे में हम जानते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या कहूं। वो क्या है इसके बारे में क्लियर रेजोल्यूशन। वो अजीब सी चीज उन जगहों के अलावा सिर्फ मार्स पर ही मिलती है। लैंड्स नेशनल पार्क से जादुई लेकिन बड़ी अनोखी जगह माना जाता है और उस पार्क की तमाम जादुई चीजों के बीच एक ऐसी भी चीज है जिसे वहां लोग कभी देख नहीं पाते। एक बिल्कुल अननोन ओरिजिन की बड़ी ही अनोखी चीज, डेजर्ट वार्निश। वो अनोखी कोटिंग है जो रेगिस्तान में देती है। वो आमतौर पर काले रंग की बड़ी ही चमकदार और पतली परत होती है जो पत्थरों को बाहर से ढक लेती है। डेजर्ट वार्निश बड़ी अनोखी होती है। नहीं जानता कि डेजर्ट वार्निश आखिर बनती कैसे है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डेजर्ट वार्निश बेजान होती है, लेकिन कुछ का कहना है कि वो लिविंग माइक्रोब से बनाने वाली बात है। साइंटिस्ट कैरल क्लीलैंड जब पृथ्वी पर अल्टरनेटिव लाइफ फॉर्म्स के पॉसिबल एविडेंस ढूंढ रही थी तब उनका इंटरेस्ट डेजर्ट पॉसिबिलिटीज की जांच की और डेजर्ट वार्निश मुझे उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन टेरेस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक बड़ी ही पॉसिबिलिटी है कि डेजर्ट वार्निश मार्स पर भी हो। हमने ये काले रंग की कोटिंग्स पहले भी मार्स की चट्टानों जब हमने उसे पृथ्वी पर देखा तो फौरन ही समझ गए कि ये तो डेजर्ट वार्निश है। आगे है वो टॉप सीक्रेट मिशन जिसमें एक शटल करीब करीब खत्म हो गया था। समझ में नहीं आता कि उन मिलिट्री पायलट्स को और मौत का फैसला करने वाली री एंट्री कर रहे थे। पृथ्वी और मार्स करीब एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों में आयरन और मैंगनीज ऑक्साइड का मिक्स है और उनमें ढेर सारे दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि मार्स की चट्टानों पर जो डेजर्ट वार्निश है
वो शायद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का नतीजा हो। मार्स पर जो डेजर्ट वार्निश एक्साइटिंग, अगर पृथ्वी पर वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर सकती है और उन्हें परफेक्टली प्रिजर्व कर सकती है, तो वो उस रेड प्लैनेट की सरफेस पर भी ऐसा कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि हम मार्स पर वो शायद वहां की चट्टानों के बाहरी हिस्सों पर बने ब्लैक क्रस्ट्स में छिपी हुई हों। मार्स रिलेटेड डेजर्ट लोकेशंस में डेजर्ट वार्निश का मिलना हमारी समझ के परे है। उस मिस्ट्री से जुड़ा एक पॉसिबल क्लू रॉक्स पर बने, जिन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। पेट्रोग्लिफ्स को बनाया था हिस्टोरिक नेटिव अमेरिकन्स ने, जो करीब 1000 साल पहले इन इलाकों में रहते थे। उन्होंने पेट्रोग्लिफ बनाने के लिए वार्निश की एक पतली सी परत हटाई। बड़े ही लंबे और दुबले पतले क्रीचर्स बने हैं, जिन्होंने एक तरह का बॉडी सूट पहना। रिसर्चर टिम फ्रांस ने उन डिजाइन्स में बार बार नजर आने वाली एक और खूबी देखी। मुझे ऐसी 18 पेट्रोग्लिफ साइट्स मिली हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वहां यूएफओस या आउटर स्पेस के विजिटर्स आते हैं। ज्यादातर क्रिएशन थियोरीज में एक ऐसे विशाल टर्टल की बात की गई है जो स्पेस से पृथ्वी पर आया था। हो सकता है कि उन्होंने जिस क्राफ्ट को देखा था उसे वो एक विशाल टर्टल के रूप में ही इंटरप्रेट कर सकते थे। उन लोगों ने जो देखा था वो उसके रिफ्लेक्शंस थे। उस दौर के आर्टिस्ट्स अपने आर्ट में उन चीजों को शामिल करते थे जो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती थी। ये अभी तक लोगों ने वो कार्विंग्स बनाई थी, उन्होंने डेजर्ट वार्निश पर क्या दिखाने की कोशिश की। कैरल क्लीलैंड तो मानती हैं कि डेजर्ट वार्निश को एलियन विजिटर्स का एविडेंस नहीं कहा जा सकता, बल्कि यही है कि हमारे साथ साथ एक अल्टरनेटिव लाइफ फॉर्म भी इवॉल्व हुआ था। डेजर्ट वार्निश को हम शैडो बायोस्फीयर हैं, जिनमें ऐसे माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स रहते हैं जिनकी बायोकेमिस्ट्री उस लाइफ से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते हैं। मुझे डेजर्ट वार्निश एक शैडो बायोस्फीयर का अच्छा रहा है कि इसमें बहुत पतली परतें होती हैं जो स्ट्रोमैटोलाइट्स जैसी लगती हैं, और वो पृथ्वी पर लाइफ के सबसे शुरुआती फॉर्म में से एक है। लेकिन परेशानी ये है कि आज माइक्रोबायोलॉजिस्ट फुल टेक्निक लाइफ फॉर्म को नहीं डिटेक्ट कर सकती जो हमसे बहुत अलग है। वो उस डीएनए को डिटेक्ट कर सकती हैं जो हमारे डीएनए से बिल्कुल अलग था। शॉकिंग हो सकता है कि आज भी शायद एलियन लाइफ फॉर्म्स हमारे ठीक सामने हों, पर हम उन्हें पहचान नहीं सकते। अगर हमें अपने 16 अलग अलग लाइफ की खोज में हमारे लिए बड़े अहम साबित होंगे, और अगर हमें वो 2 पेड़ मिल गए तो फिर इस बात की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी कि हमें शायद पूरा जंगल ही मिल जाए। ब्रेक के बाद देखिए वो टॉप सीक्रेट मिशन जिसमें एक शटल करीब करीब खत्म हो गया था। समझ में नहीं आता कि उन मिलिट्री पायलट्स को कैसा लगता होगा। वो जिंदा करने वाले थे। सकता है उन हालात में शटल जल सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। नासा ये नहीं मानेगी कि ऑर्बिट में कोई रिपेयर ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो शटल शील्ड को उस वक्त जितना नुकसान हुआ था उतना पहले कभी नहीं देखा गया। वो नजारा दिल दहला देने वाला था। 2 दिसंबर 1988 एक क्लासिफाइड मिशन STS-27 के 5 क्रू मेंबर्स ने केप कैनावरल के केनेडी लॉन्च पैड से ब्लास्ट ऑफ। इतनी लाइट थी जैसे लग रहा था कि पूरे फ्लोरिडा में वो रोशनी फैल गई हो। शटल कमांडर वूट गिब्सन उस टॉप सीक्रेट मिशन के लीडर थे, लेकिन आज भी कोई क्रू मेंबर उस फ्लाइट के सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं कहता। वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक हाईली क्लासिफाइड मिशन था। उसके पेलोड्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। उस मिशन के आसपास की इंटेंस स्क्रूटिनी के बाद भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। कुछ ही मिनट बाद रॉकेट बूस्टर का एक टुकड़ा टूट गया और वो शटल के निचले हिस्से से निकलता हुआ बाहर आ गया, जिससे सैकड़ों टाइल्स को नुकसान हुआ। तक पहुंचने के पहले ही कई मुसीबतें आई। किसी भी तरह का नुकसान खतरनाक होता है, और वो नुकसान तो बहुत ज्यादा था। अपने टेक ऑफ के 8 मिनट बाद वो शटल किसी तरह से ऑर्बिट की शटल की बॉडी के साथ ट्रैक करते हुए आगे बढ़े
तब उन्हें खतरे का अंदाजा हुआ। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन मिलिट्री पायलट्स की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि उस शटल को जो नुकसान हुआ था और वो जिस तरह के मिशन पर देखते हुए यही लगता है कि उनकी जान खतरे में थी। हम जब भी कुछ देखते हैं या ऑर्बिट में शटल के अंदर कुछ होता है, तब हम उसके बारे में मिशन कंट्रोल को बताते हैं, क्योंकि वही हमारी मदद कर सकते हैं। फौरन उनसे बात की और बताया कि टाइल्स गिर रही हैं। क्या उस मिशन से हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं, हम नासा से किसी भी डेब्रिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, स्टैंड बाय। क्रू ने फौरन ही डैमेज की फुटेज ह्यूस्टन को भेज दी, लेकिन उस क्लासिफाइड मिशन का बड़ा बुरा अंजाम होने वाला था। उस वक्त कम्युनिकेशंस पर भी सिक्योरिटी रेगुलेशन थे, इसलिए हमारे पास जो पिक्चर्स आ रही थी वो बड़ी ही खराब क्वालिटी और लो रेजोल्यूशन की थी। लेकिन क्रू तो उन फोटोज और वीडियोस को लाइव देख रहा था, इसलिए उसे सिचुएशन की सीरियसनेस का पूरा अंदाजा था। कुछ डिग्रेडेड इमेजेस मिल रही थी, इसलिए उसे लगा कि मामला ज्यादा सीरियस नहीं है। सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। चूंकि मिशन कंट्रोल को लो रेजोल्यूशन फुटेज से वो नुकसान साफ रहा था, इसलिए उसे प्रॉब्लम का सही अंदाजा भी नहीं था। हालांकि हुड गिब्सन ने उस सब्जेक्ट पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया था, पर कुछ ऑब्जर्वर मानते हैं कि उस वक्त क्रू के पास बस एक ही रास्ता था, अनऑथोराइज्ड स्पेस वॉक करके डैमेज्ड हीट शील्ड को ठीक करना। लेकिन नासा के ना चाहते हुए भी क्रू ने उसे रिपेयर करने की कोशिश की, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। उस व्हीकल का इंचार्ज तो फ्लाइट क्रू ही था, क्योंकि उसे इस बात की ज्यादा जानकारी थी कि उस वक्त क्या करना सही है। लेकिन कई बार उसका ऐसा करना मिशन को नहीं आता है। लेकिन अगर शटल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो तो क्रू एक हद तक ही उसकी मरम्मत कर सकता है। नासा ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि मिशन STS-27 के दौरान सचमुच स्पेस वॉक किया गया था या नहीं, उस शटल की मरम्मत हुई थी या नहीं, पर क्रू को री एंट्री कोशिश करनी थी। अगर आप जानते हो कि शटल का हीट शील्ड ठीक नहीं है, तब एंट्री के दौरान सबके मन में डर रहता है, और जब तक आप रनवे पर आकर रुक नहीं जाते तब तक धड़कनें बढ़ी रहती हैं। भी करीब 1593 डिग्री सेल्सियस की प्लाज्मा की वेव बनती है, जो उन डैमेज्ड टाइल्स को बर्बाद कर देती है। जब हम अपने एटमॉस्फेयर में लौटना शुरू करने के लिए टाइल्स नहीं होती, तब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता और शटल के जलने का खतरा रहता है। वो जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली री एंट्री करने वाले थे। फाइनली एटलांटिस सही सलामत पृथ्वी पर उतर गया। जब ग्राउंड स्टाफ ने डैमेज्ड क्राफ्ट की जांच की, तब पता लगा कि वो मिशन एक बड़े डिजास्टर के 700 से ज्यादा टाइल्स को नुकसान हुआ था। वो एक दिल दहला देने वाला नजारा था, क्योंकि पहले कभी किसी शटल के हीट शील्ड को था, बस किस्मत से ही वो बच गया था। ये तो साफ दिख रहा था कि जहां टाइल्स डैमेज हुई थी वो सही नहीं था और शटल को रीइंफोर्स भी किया गया था। अगर ऐसा कहीं और हुआ होता तो वो शटल नहीं बच पाता और वो प्रोग्राम भी। आगे देखेंगे, एक बड़ा ही क्लोज एनकाउंटर आने वाली तबाही का संकेत था। वो लाइट्स एक वार्निंग साइन थी और बता रही थी कि कुछ बहुत। आप जो देख रहे हैं वो कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, ये नॉर्वे के आसमान में नजर आए कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअल रिकॉर्डिंग है। ये वो फ्लोटिंग लाइट्स है जो आसमान में उड़ती दिख रही थी। ये क्या हो सकती थी? दुनिया में कहीं भी ऐसी साइटिंग्स दहशत पैदा कर देती हैं। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। और फिर ऐसी कई साइटिंग्स के बाद वहां हुआ एक जबरदस्त भूकंप। यूकॉन टेरिटरी, कनाडा। रिटायर्ड गवर्नमेंट ग्रेन इंस्पेक्टर जिम कॉनकर अपनी वाइफ के साथ उस रोज लेक टैगिश में घूमने आए। जिम और उनकी वाइफ अभी किनारे पर ही थे जब करीब 300 मीटर दूर उन्हें आसमान में वो ब्राइट ऑब्स या ऑब्जेक्ट्स नजर आए, जिन करीब 1.25 मीटर था। जो ऑब्जेक्ट्स दिन में भी लाइट्स की तरह नजर आते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने पर ऐसे दिख सकते हैं वो अपनी जगह पर टिके हुए थे, जबकि हवा काफी तेज थी, किसी इंटेलिजेंट कंट्रोल में थे।
यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, क्योंकि वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे वो बड़ा चौंकाने वाला था। सवाल तो यही उठा कि वो ऑर्ब्स क्या है, वो क्या हो सकते हैं। उनके बारे में आज भी सस्पिशन होता है। वो 4 लाइट्स पेड़ों के ऊपर नजर आ रही थीं। लेकिन इन्वेस्टिगेटर मार्टिन जैसिक के मुताबिक उनकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने वो स्लाइडर ऑफिस में जमा किए थे, जिसे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस में भेज दिया। उनसे कहा गया कि ये केस क्लासिफाइड है। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। नासा साइंटिस्ट फ्रीडमैन फ्रॉइंड ने इस घटना की जांच की। उन्होंने पता लगाया कि ऐसी साइटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं। 200-300 साल पहले लोगों ने कई बार बड़ी एक्यूरेसी के साथ ऐसी ही घटनाओं का जिक्र किया था और हम उन्हें आज भी देख रहे हैं। उस वक्त से ही माना जा रहा है कि उन लाइट्स के दिखने का मतलब है कि आगे कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। 15 अगस्त सन 2007 को ऐसी ही एक घटना ने लीमा पेरू के आसमान में दहशत पैदा कर दी। लीमा में एक एरोप्लेन नहीं करने वाला था और पायलट उस वक्त टावा को रिपोर्टिंग कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे अपने चारों तरफ लाइट्स दिख रही हैं, हर जगह। वो प्लेन सेफली लैंड कर गया, लेकिन देश की अलग अलग जगहों से आसमान में वैसी ही लाइट्स देखने की खबरें आने लगी। और उन साइटिंग्स के कुछ ही घंटे बाद पेरू में एक बड़ा डेवास्टेटिंग टेक्टोनिक इवेंट हुआ। पेरू में 8 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया था, जो 1 लाख एटॉमिक बॉम्ब्स के एक साथ होने वाले विस्फोट के बराबर था। फ्रॉइड के लिए ये एक अहम सुराग था। उन्होंने 400 साल की अर्थक्वेक हिस्ट्री की स्टडी की और पाया कि करीब 100 मामलों में आसमान में वैसी स्ट्रेंज लाइट्स दिखने के बाद तबाही आई थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है सन 1906 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ भूकंप। मुझे तो यही लगता है कि ये लाइट्स एक वार्निंग साइन है, जो बताती हैं कि पृथ्वी की सतह पर कुछ होने वाला है, और उसकी वजह होती है पृथ्वी के क्रस्ट के काफी नीचे होने वाली कोई हलचल। सन 2006 में फ्रॉइड अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बड़ी अनयूजुअल थियरी पर पहुंचे। उनका कहना था कि वो लाइट्स शायद पृथ्वी क्रस्ट के काफी नीचे कुछ खास किस्म की चट्टानों के बीच होने वाले रिएक्शंस का नतीजा है। वो चट्टानें बाद में सख्त हो जाती हैं, लेकिन उनकी कूलिंग के दौरान कुछ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, जिन्हें स्ट्रेस करने पर उनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उन चट्टानों पर पृथ्वी के काफी नीचे मौजूद फोर्सेस से स्ट्रेस पैदा होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन जाती है, जो उस रॉक कॉलम से होती हुई पृथ्वी की सतह पर चली आती है और फिर एटमॉस्फेयर में पहुंचकर लाइट पैदा करती है। तो क्या इसी वजह से जिम कॉनकर ने 1 जुलाई सन 1973 को आसमान में वो स्ट्रेंज लाइट्स देखी थी? जिम नहीं जानते थे कि वो क्या है, और मुझे भी उनका कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। जिस दिन जिम ने वो लाइट्स देखी थी, उसी दिन अलास्का के कोस्ट पर 6.7 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप हुआ था, और उसका एपिसेंटर उस जगह से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था जहां जिम ने वो लाइट्स देखी थी। जिम कॉनकर की उस मिस्ट्री का जवाब शायद हमारे प्लैनेट की सतह के नीचे छिपा है, लेकिन कई और ऐसे वर्ल्ड्स हैं जहां ऐसे सीक्रेट्स दफन हैं। मर्क्यूरी से आई इमेजेस ने साइंटिस्ट्स को चौंका दिया था। वो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं भी नजर आया हुआ सबसे अनयूजुअल फीचर था। वो भी मकड़ी के पैरों की तरह कई डायरेक्शंस में फैले थे। जब मैंने उसे देखा तो घबरा गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। क्या वो मकड़ी के पैरों जैसी सड़कें हैं या फिर टनल्स हैं? ये मर्क्यूरी स्पाइडर क्या है और वो वहां कैसे पहुंचा? मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब का प्लैनेट। जनवरी सन 2008 में नासा का मैसेंजर प्रोब उस प्लैनेट के करीब पहुंचा और उसकी सतह से करीब 200 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाने लगा। मैसेंजर ने पहली बार कलोरिस बेसिन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली, जो करीब 380 करोड़ साल पुराना एक इंपैक्ट क्रेटर है। आखिर हमें पता लग गया कि कलोरिस का सेंटर कैसा है, और उसने हमें चौंका दिया था।
इसका सेंटर वैसा नहीं था जैसा कि हमने आज तक किसी और प्लैनेट पर देखा है। करीब 40 किलोमीटर चौड़ा वो डोम उस विशाल बेसिन के बीचों बीच है और उसके चारों तरफ टेंटिकल्स जैसे प्रोजेक्शंस थे। वो एक स्पोक पैटर्न था जिसमें करीब 1200 स्पोक्स थे और वो बेसिन के सेंटर में परफेक्टली सेंट्रीफ्यूगल थे और उसे ही स्पाइडर कहा गया। वो अनोखा सिमेट्रिकल स्पाइडर करीब 230 किलोमीटर चौड़ा है और मर्क्यूरी की सतह के बहुत बड़े हिस्से पर फैला है। ऐसा उस प्लैनेट पर कहीं और क्यों नहीं हुआ? उस एरिया में आखिर ऐसा क्या खास है? वो स्ट्रक्चर आखिर बना कैसा था? ये बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जवाब साफ है। उसे देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था कि कहीं कोई जिंदा जीव तो चट्टान के नीचे नहीं दफन है। अगर कोई मर्क्यूरी के उन हार्ड कंडीशंस में रहना चाहता है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर रह सकता है, अंडरग्राउंड। मर्क्यूरी का मोटा आयरन रिच क्रस्ट उसे सूरज के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और लीथल रेडिएशन से बचाता है, लेकिन सभी ऐसा नहीं मानते। इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वो स्पाइडर किसी नेचुरल कॉज के अलावा किसी और वजह से बना है। अगर वो स्पाइडर एक नेचुरल फिनोमिनन है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक थियरी तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की है, लेकिन स्पाइडर उस प्लैनेट पर किसी और वॉल्केनिक फॉर्मेशन से नहीं मिलता। मर्क्यूरी के उस स्पाइडर के पीछे का सबसे कंपेलिंग आइडिया यह है कि वो शायद तब बना था जब एक बड़ा सा मीटियोराइट उस बेसिन की सतह से टकराया था। उसी तरह से जैसे हमारी कार की विंडशील्ड से कोई पत्थर टकराने पर होता है, क्योंकि प्री स्ट्रेस से फौरन ही फ्रैक्चर पैटर्न बनता है। अगर वो स्पाइडर किसी कॉस्मिक कोलिजन से बना था तो साइंटिस्ट्स के मुताबिक उस फॉर्म के ठीक सेंटर में भी एक इंपैक्ट क्रेटर होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि जहां बाकी के क्रैक्स थे वो उस सेंटर से थोड़ा अलग था। हमें ये भी लगा कि वो शायद उन क्रैक्स के बनने के बाद में, मतलब वो क्रेटर शायद कोइंसिडेंटल था। जब तक मैसेंजर प्रोब ने मार्च 2015 तक मर्क्यूरी के करीब से चक्कर लगाना शुरू नहीं किया, तब तक स्पाइडर का फॉर्मेशन एक रहस्य ही बना रहा। आइडियाज थे, लेकिन कोई भी कंप्लीटली सैटिस्फाइंग नहीं था। मतलब इस सवाल का जवाब नहीं मिला। आगे देखते हैं, मून कब मून नहीं होता। वो मून नहीं है। दूर नजर आने वाला मून ट्राइटन बेकाबू हो गया है। ट्राइटन एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ल्ड है। फ्लाई नहीं होते। ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे बड़े सैटेलाइट से बिल्कुल अलग है। मून से एक ही डायरेक्शंस में चलते हैं। अगर एक प्लैनेट रोटेट कर रहा है तो आसमान उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से। सन 1989 12 साल के नासा का वॉयेजर 2 मिशन हमारे आउटर सोलर सिस्टम में पहुंचा, एक गैस जॉइंट नेपच्यून पर। पहले तो हम नेपच्यून की इमेजेस देखकर बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले जानते थे कि वहां क्या हो सकता है, और अचानक ही हमें वहां से वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिली। ये वॉयेजर 2 की एक बड़ी जीत थी, लेकिन जब नासा ने नेपच्यून के 13 मून्स में से सबसे बड़े ट्राइटन को एग्जामिन किया तो उसे एक बड़ी चौंका देने वाली बात नजर आई। ये मून तो प्लैनेट की उल्टी दिशा में जा रहा। जब हम अर्थ मून सिस्टम को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि हमारा मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। वो अर्थ के इक्वेटर के करीब से घूमता रहता है, लेकिन ट्राइटन को देखने पर हमने देखा कि वो उल्टी दिशा में घूम रहा है। एक ऐसा इकलौता मून है जो ऐसा कर रहा है। ट्राइटन का बिहेवियर बड़ा ही अननेचुरल है। वो हर उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो हम उन प्लैनेट्स और मून्स के बारे में जानते हैं। ज्यादातर मून्स तो उसी तरह से बनते हैं जैसे कि उसका प्लैनेट, वो गैस और मटेरियल्स का एक स्वर्लिंग बॉल होते हैं जो सेंट्रल प्लैनेट में कोलैप्स करते रहते हैं, और फिर उससे निकला हुआ कुछ डेब्री लेफ्ट ओवर उस सैटेलाइट में वापस चला जाता है। ऐसे में हम तो यही सोचते हैं कि वो सारी चीजें एक ही दिशा में जाएंगी, प्लैनेट का चक्कर लगाएंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मून ऑपोजिट डायरेक्शन में मून नहीं है।
अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में कहीं रुकना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी और उसके ऊपर हो रही तमाम चीजों पर नजर रखनी होगी। नेपच्यून पर आप अपना आर्टिफिशियल प्लेन जरूर ले जा सकते हैं। ट्राइटन की सतह भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। वहाँ भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मेटल जितने स्मूथ हैं और सूरज की करीब 70% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ट्राइटन एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ल्ड है। इसकी अपनी एक ऑर्बिट है और ये भी किसी मून जैसा ही है। वाकई ट्राइटन बड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ तक कि सबसे स्केप्टिकल साइंटिस्ट्स भी इन एविडेंस को देखने के बाद मानते हैं कि ट्राइटन कोई ऑर्डिनरी मून नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि नेपच्यून का चक्कर लगाते हुए ट्राइटन बना है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोकली बना होगा। लेकिन डेथ स्टार थियरी के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर मैं स्पेस में कोई आर्टिफिशियल प्लेन उड़ा रहा हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे उसे नेपच्यून पर पाक, तो मैं उस प्लेनेट का चक्कर लगाकर जाऊंगा ताकि मैं सबसे छिपा रहूं। ट्राइटन एक डेथ स्टार नहीं है। वो उन मटेरियल्स का नहीं बना है जो हम समझ रहे हैं, और उसे किसी ने बनाया भी नहीं है। वो पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल्स का बना हुआ है। लेकिन अगर ट्राइटन आर्टिफिशियल नहीं है तो उसकी सतह इतनी स्मूथ कैसे है? ट्राइटन पर हमें उसके थिन एटमॉस्फेयर में होने वाले मटेरियल इरप्शंस नजर आते हैं। वाटरी इरप्शन से निकला पानी जम जाता है और उससे सतह स्मूथ बन जाती है क्योंकि सारे इंपैक्ट क्रेटर्स भर जाते हैं। उसे क्रायो है, एक आइस बेस्ड कोल्ड वॉल्केनिक प्रोसेस। लेकिन इसके बाद भी ट्राइटन की वियर्ड ऑर्बिट एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर क्रेग एग्नो के पास थियरी है। चूंकि ट्राइटन अपने दूसरे पड़ोसियों के मुकाबले एक ऑपोजिट ऑर्बिटल डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए उसके ओरिजिन को लेकर एक जनरल आइडिया यह है कि वो नेपच्यून के काफी करीब पहुंच गया था और उसका एक बाउंड कंपेनियन बन गया। ट्राइटन शायद कहीं और से आया था। वो स्पेस में उड़ता हुआ नेपच्यून के करीब किसी चीज से टकराया और फिर प्लैनेट की ग्रेविटी में फंस गया। लेकिन इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया से भी ये मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं होती। ट्राइटन जिस चीज से इतनी बड़ी थी कि उसकी स्पीड कम कर दे और उसे कैप्चर कर ले, तो वो इतनी बड़ी तो होगी कि वो ट्राइटन को नष्ट कर दे। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि ट्राइटन उस हाइपोथेटिकल कोलिजन में कैसे और क्यों बच गया।